ओके ध्यान दो, चलो स्टार्ट करें। देखो तो कल याद है ना, कल हम लोगों ने आयुपैक तक कंप्लीट कर दिया था। अब उसके आगे देखते हैं, पढ़ो टॉपिक। आज फर्स्ट का टॉपिक क्या है, देखो 18 क्वेश्चन। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN रूल बोलते हैं, एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है। EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, बहुत इजी है। जस्ट एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के हिसाब से EAN वैल्यू निकालते हैं हम लोग। EAN क्या करता है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितना ज्यादा स्टेबल है वो बताता है, बस बराबर, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ स्टेबिलिटी बताएगा। पढ़ो पॉइंट क्या, पढ़ो। एन अर्ली अटेम्प्ट, सबसे पहला अटेम्प्ट था, देखो याद है इस स्टेबिलिटी के लिए। इसके पहले वर्नर थियरी हम लोग ने पढ़ा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, ये दूसरा थियरी समझो ऐसा। एन अर्ली अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाज मेड बाय सिडविक, बराबर। सिडविक ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था स्टेबिलिटी बताने का, स्टेबिलिटी का अटेम्प्ट है, बराबर। हाँ, आगे हु प्रपोज्ड एन एम्पिरिकल रूल, एक एम्पिरिकल रूल दिया, एक रूल, बराबर, उससे हम लोग स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। ध्यान दे रहे हैं सब लोग। हाँ, नोन एज EAN रूल, वो रूल को उसने नाम क्या बोला कि वो रूल को क्या बोलेंगे, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, सिंपल है, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ो, क्या है ये रूल, बोलता है क्या है। EAN इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स, ये एक डिफाइन बताया कि EAN का जो वैल्यू रहता है, EAN का वैल्यू क्या रहता है, EAN का वैल्यू रहेगा इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, बराबर। कौन सा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल के आयन के आजू बाजू है, बराबर ना। जल्दी सेटल हो जाओ फटाफट, समझा पॉइंट क्या है। EAN का मतलब क्या है, EAN मतलब क्या है, EAN का जो वैल्यू रहेगा वो किससे मैच होने वाला है, इलेक्ट्रॉन से। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन ना, समझ गया, ये याद रहेगा ना, बहुत सिंपल है। EAN रूल किसने दिया था, सिडविक, बराबर, सबसे पहला अटेम्प्ट था स्टेबिलिटी बताने के लिए। फिर सेकंड पॉइंट हमने देखा कि EAN का जो वैल्यू है वो किससे मैच होने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या बताया कि EAN जो है ना, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तब स्टेबल रहेगा जब उसका EAN का वैल्यू मैच होगा कोई भी नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे कि नियरेस्ट नोबल गैस देखो क्या क्या आता है, आर्गॉन आ सकता है, एटॉमिक नंबर कितना 18, बराबर। क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, ज़ेनॉन एटॉमिक नंबर 54, रेनॉन एटॉमिक नंबर 86। मतलब अगर EAN का वैल्यू ये चारों में से कोई तो एक वैल्यू है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, समझा। स्टेबिलिटी बता रहे ना हम लोग। हाँ, तो चालू ही उससे आगे हो गया ना, 9 के जितना भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा उसके आगे चालू हो जाते हैं, ऐसा। नियरेस्ट नोबल गैस पहले, सबसे पहले यही मिलेगा, आर्गॉन ही मिलेगा, 9 वाला नहीं मिल पाएगा। चलो तो पॉइंट नंबर 3 पढ़ते क्या है, पढ़ो। EAN रूल पढ़ो तो पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब आज। EAN रूल स्टेट्स दैट मेटल आयन कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बराबर, इलेक्ट्रॉन पेयर टिल इट अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, मतलब उसके बाद नियरेस्ट नोबल गैस, नेक्स्ट वाला नोबल गैस जो आएगा। मतलब बोलने का मतलब है EAN रूल के हिसाब से जो भी सेंट्रल मेटल एटम है, बराबर, वो क्या एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, कब तक एक्सेप्ट करेगा, जब तक नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं होता है। क्या क्या हो सकता है, आर्गॉन 18 हो सकता है, आर्गॉन, बराबर, क्रिप्टॉन 36, ज़ेनॉन 54 हो सकता है। मतलब ये सब वैल्यू आना चाहिए, किसका वैल्यू, ये सब EAN वैल्यू। अगर EAN वैल्यू ये सब आया तो तुम्हारा वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा, बराबर, ऐसा है। एक एग्जांपल से किया है इन्होंने। उससे पहले एक फॉर्मूला भी देखो यहाँ पे, EAN का एक फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला पढ़ो, क्या है फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। तो मिलेगा ना, तो एटॉमिक, जैसे कोबाल्ट का 27 होता है, बराबर, तुमको एटॉमिक नंबर बताया जाएगा। एटॉमिक नंबर को किससे माइनस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल टू फॉर्म आयन। जैसे कि याद है अपन ने कल देखा था, CO हमेशा +3 आ रहा था, कोबाल्ट 3 आ रहा था। तो कोबाल्ट अगर +3 है तो उसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 3, तभी तो +3 आया ना। हाँ, तो ये वही वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल आयन, समझा ना एग्जांपल से। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना बताया, 27, और वो जब आयन बनेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3, क्योंकि CO +3 रहता है ना, कल किया था अपन ने आयुपैक में। आगे पढ़ो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड। लिगैंड्स कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बराबर ना, वो डिपेंड करेगा कि वो लिगैंड कैसा है, मोनोडेंटेड लिगैंड है, बाइडेंटेड है। मोनोडेंटेड रहेगा तो एक टाइम पे 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा ना, मतलब एक लोड पेयर का इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा, एटॉमिक नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड ना टू फॉर्म आयन। हाँ, वही लॉस्ट डोनेटेड की बात हो गया ना। अच्छा, ये इधर ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट टू फॉर्म आयन। आयन बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लगा वो एटॉमिक नंबर चाहिए, और क्या चाहिए तुमको, हाँ, डोनेटेड। ये कौन डोनेट कर रहा है, लिगैंड, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने का, इससे प्लस करने का आंसर आ जाएगा। क्या बताया तुमको, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना बताया था,
27। कोबाल्ट +3 बनता है तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया था? 3। और कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट में आजू बाजू 6 लिगेंड्स होते हैं ना। एग्जांपल देख लो, ये देखो CONH3 6, अमोनिया 6 ना। ये अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड है कि बाइडेंटेड है? मोनो, क्योंकि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन एटम ही डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को ना। तो नाइट्रोजन एटम टोटल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 6 नहीं 12। 6 तो लोन पर रहेगा, 6 लोन पर रहेगा ना। अरे एक नाइट्रोजन एटम 2 देगा ना, ऐसा 6 देंगे ना 6 जगह तो 12 हो गया ना। तो दिख रहा है? तो ये 27 समझ में आया कहाँ से आए? एटॉमिक नंबर है उसका। ये 3 कहाँ से मालूम है? कोबाल्ट +3 आयन बनने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, बराबर। ये 12 कहाँ से आया? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड्स है ना। 12 इलेक्ट्रॉन देगा ना लिगैंड्स, 6 लोन पर ना, तो 12 इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करेंगे तो 36 आता है। देखो 36 नियरेस्ट नोबल गैस से मैच हो रहा है, देखो क्रिप्टॉन से, मतलब वो स्टेबल है, समझा ना, स्टेबिलिटी है उसके पास, समझा ना कैसा है। तो एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया है, और मेटल आयन बनने के बाद जो उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया रहेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस किया रहेगा वो X से डिनोट किया है। लिगैंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो किससे? Y से। तो Z - X + Y तुम्हारा फॉर्मूला है EAN का, याद रहेगा। EAN का फॉर्मूला क्या है? Z - X + Y। सिंपल है, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। ऐसा देखो, अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है ना, ये तो सबसे पहला अटेम्प्ट है, इधर लिखा है देखो, किधर गया? अर्ली अटेम्प्ट, सबसे पहला अटेम्प्ट है ना, बराबर। तो जरूरी नहीं कि राइट रहे, जरूरी नहीं ना कि राइट रहे, पहला आइटम तो है ही है, बराबर। आगे और सारे हम लोग बहुत सारे VBT देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी देखेंगे, आगे क्रिस्टल फील्ड थियरी देखेंगे, उधर धीरे धीरे क्लियर होता है, बराबर। ये किसने दिया था बताओ? ये रूल किसने दिया था? सिडविक का रूल था, बराबर। तो रूल ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो वो रूल पे बराबर नहीं बैठते हैं। एग्जांपल देखो तुम्हारे सामने यहाँ पे, ये पढ़ लो जरा, क्या है, पढ़ो। सर्टन अदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाउएवर डू नॉट ओबे EAN रूल। एग्जांपल तुम्हारे सामने क्या है? FeCN6, बराबर। ये तो बहुत बार यूज किया ना अपन ने, बराबर। और ये CuNH3 4 टाइम्स, ये दोनों ओबे नहीं करता है। क्यों नहीं ओबे करता है? क्योंकि उसका EAN का वैल्यू कितना आता है? 35, जबकि आना कितना चाहिए था? 36 मिलता है ना अपने को। देखो, या तो 36 चाहिए, या तो 18, या तो 54, या तो 86, समझा। किसमें ओबे करता है वो याद रखो। ये पॉइंट अगर नहीं भी लिखा तो भी चलता है, बराबर। ये तुम लोग थ्योरी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ओबे किसमें करता है वो तुमको याद रखना चाहिए। कोबाल्ट NH3 6, याद रहेगा ना इधर। और चार्ज कितने हैं? +3 का चार्ज है, वो तो मालूम पड़ेगा कि NH3 अमोनिया न्यूट्रल है ना। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितने का रहता है? तो पूरा अक्खा का ऊपर चार्ज आएगा ना, डायरेक्ट +3। सिंपल है, इतना भी हार्ड नहीं है, बराबर। चलो, तो ये समझ आगे क्या है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो अभी चालू हो रहा है, पढ़ो टॉपिक क्या है आज का। आइसोमर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत जबरदस्त आइसोमर, देखो इतने सारे आइसोमर्स है इसमें, बराबर। इतने सब बहुत, इसमें भी अलग अलग टाइप का आइसोमर। और डायग्राम देख लो, तुमको मालूम पड़ जाएगा कि क्या होने वाला है, देखो आगे जाके। तो स्टार्टिंग से अगर क्लियर रहेगा तो तुमको ये ऐसा जो डेंजर डायग्राम दिख रहा है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलो पढ़ते हैं क्या है आइसोमर। समझ में आता है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहता है? सेम रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग दिखता है, मतलब कंपाउंड अलग रहेगा, मॉलिक्यूल सेम दिखिएगा ना। चलो पढ़ो, पहला पॉइंट। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज एग्जिस्टेंस ऑफ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि देखो ना कितना बड़ा, आज पूरा आइसोमर के ऊपर ही, अभी भी आइसोमर खत्म नहीं है, इसके आगे भी रहेगा आइसोमर, बराबर। आगे पूरा आइसोमर ही है जितना भी है। तो सेकंड, कितने, वैसे मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लोट चार्ट बना के रखा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 टाइप का आइसोमर दिखाता है, एक है स्टीरियो आइसोमर, बराबर, स्टीरियो, और दूसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल सकते हैं। दो मेन टाइप है, बराबर, 2 मेन टाइप है, स्टीरियो और कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल। स्टीरियो के अंदर भी 2 टाइप है, ज्योमेट्रिक, जिसका और एक नाम क्या है? डाइस्टीरियो आइसोमर, बराबर, डाइस्टीरियो आइसोमर, डाई, समझ में आ रहा है? नाम याद रखो। आइसोमर का मेन 2 टाइप कौन सा है? स्टीरियो और स्ट्रक्चरल। उसका और एक नाम है, दोनों याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कंफ्यूज जाएंगे बाद में, तो समझा। स्टीरियो कॉन्स्टिट्यूशनल / दूसरा क्या नाम है? स्ट्रक्चरल। स्टीरियो के अंदर भी 2 टाइप है, ज्योमेट्रिक, दूसरा नाम क्या है? डाइस्टीरियो आइसोमर ना, बराबर है। और दूसरा टाइप क्या था स्टीरियो का? ऑप्टिकल, जिसको इनैंशियोमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर। देखो नाम बहुत डेंजर है, पहले से याद करके चलो। स्टीरियो, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल। स्टीरियो के अंदर भी 2 टाइप है, कौन सा है? ज्योमेट्रिकल का दूसरा नाम डाइस्टीरियो, और दूसरा था ऑप्टिकल, उसका दूसरा नाम इनैंशियोमर। एक नाम इजी, एक नाम थोड़ा टफ है, दिख रहा है? ज्योमेट्रिक इजी है, ये थोड़ा डाइस्टीरियो थोड़ा बड़ा हो गया, वैसे ऑप्टिकल इजी है, इनैंशियोमर थोड़ा ऐसा, समझा। अब ज्योमेट्रिक के अंदर भी 2 टाइप है, सिस, ये पढ़ा था अपन 11th में, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, बराबर। मैंने आइसोमर नहीं लिखा, लेकिन तुम समझो आइसोमर ही है ना, बराबर। और ये दिख रहा है कंस्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर 4 टाइप है। इसके अंदर कितना टाइप है? 4। कौन सा? लिंकेज, कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन और सॉल्वेट, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेट है वो, समझा।
चलो तो एटलीस्ट तुमको ये सब थोड़ा बहुत तो याद हो गया है। आइसोमर का दो मेन टाइप कौन सा है कोऑर्डिनेशन, स्टीरियो और कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल, बराबर। स्टीरियो में कितना टाइप है, दो, पहला ज्योमेट्रिक और डाई स्टीरियो आइसोमर, दूसरा टाइप ऑप्टिकल और इनैंशियोमर, बराबर है। फिर जो पहले बताया तुमने, क्या बताया था, नहीं ज्योमेट्रिकल या फिर उसमें दूसरा नाम क्या है, डाइस, उसका दो टाइप है, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, और इसका तो चार टाइप है, चार नाम याद, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, सॉल्वेट, बराबर। लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, सॉल्वेट, सिंपल। ये याद रहेगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, इसके लिए बना के रखा है इसको पहले। चलो चलो पढ़ो पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। आइसोमर्स आर डिफरेंट, कंपाउंड अलग अलग रहेगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड अलग लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बराबर। नेक्स्ट, their chemical reactivities, physical properties such as color, उसका stability, उसका melting point are different, सब अलग अलग रहेगा, समझा। क्या क्या अलग रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसमें क्या क्या आता है, कलर, सोलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, सब आइसोमर का अलग ही रहता है ना। हाँ, आगे नेक्स्ट पढ़ो, फोर्थ पॉइंट क्या है, आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ना, दो टाइप में मेनली क्लासिफाई किया है, कौन सा है, स्टीरियो और दूसरा क्या है, ये अभी मेरे को याद हो गया है, अभी आपको याद हो गया ना, पढ़ाया ना, अभी तो पढ़ा है, स्टीरियो और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल आइसोमर, बराबर ना। ये याद हो गया ना, देखो पूरा आगे का फटाफट आ जाएगा अपने को आंसर, याद हो गया नहीं। चलो आगे सेकंड कॉलम पर चालू करो, पहला क्वेश्चन स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो, हाँ देखो इजी आज का, इतना कोई खाली डायग्राम तुमको थोड़ा टफ लगे लेकिन सबसे इजी वही है, जब समझ में आ गया तो स्टीरियो पढ़ते क्या, देखो स्टीरियो बहुत इजी है, हमको याद है कि स्टीरियो में दो टाइप होता है, ज्योमेट्रिकल जिसका दूसरा नाम क्या है, डाई स्टीरियो आइसोमर, और दूसरा क्या था, ऑप्टिकल, दूसरा नाम इनैंशियोमर, ठीक है। चलो इससे पहले पढ़ते हैं क्या स्टीरियो आइसोमर, पढ़ो क्या है स्टीरियो आइसोमर, आइसोमर हैव द सेम लिंक सेम रहेगा, बॉन्ड सेम रहेगा, सेम लिंक अमंग द कंस्टिट्यूएंट एटम्स, हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस आर डिफरेंट, अरेंजमेंट अलग अलग रहेगा लेकिन लिंकिंग सेम रहेगा, समझ में आ रहा है, लिंकिंग सेम रहेगा, जो बॉन्ड बनेगा वो सेम रहेगा लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, समझ में आया कि याद है क्या रहेगा, लिंक सेम है लेकिन अरेंजमेंट, बस इतने याद रखो। और दो टाइप तो तुमको पहले याद करा दिया मैंने, याद है ना दो टाइप, इसका क्या क्या बताया था बताओ तुमको, ज्योमेट्रिक जिसका दूसरा नाम है डाई स्टीरियो आइसोमर, और दूसरा ऑप्टिकल जिसका दूसरा नाम है इनैंशियोमर, वो याद करा दे। चलो अब मेन चालू इधर होएगा, ये इधर, ये फटाफट हो जाएगा, आज ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला खत्म करने में। आगे तो ज्योमेट्रिकल और डाई स्टीरियो आइसोमर्स देखते हैं क्या है, ज्योमेट्रिकल और डाई स्टीरियो आइसोमर, चलो देखते हैं। तो मालूम है ना ज्योमेट्रिक के अंदर या फिर डाई स्टीरियो आइसोमर में दो टाइप है। देखो एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या मालूम है, जो एकदम एंड में आता है ना, यही पढ़ना है तुमको एंड में, बाकी तो उसका डिफाइन रहेगा, बस जो ऊपर है ना ये इसका थोड़ी एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल तो एंड वाले का एग्जाम्पल रहेगा ना, एग्जाम्पल एंड वाले का आएगा ना, जैसे कि सिस का एग्जाम्पल तुमको पढ़ाएगा मैं, ट्रांस वाला, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, सॉल्वेट, ये सब सिखाने वाला बराबर, एंड वाला है। बाकी तुमको ज्योमेट्रिक और डाई स्टीरियो आइसोमर्स को तुमको सिर्फ डिफाइन ही काफी है, देख रहा है, इतना डिफाइन ही चाहिए, उसमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या है ज्योमेट्रिक और डाई स्टीरियो आइसोमर, क्या है ये, क्या है, पढ़ो। दिस आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज आइसोमर, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज मालूम है क्या तुमको शायद मैंने एचडीए में सिखाया था ना, एचडीए में पूरा नहीं उस एचडीए में, अच्छा नहीं मालूम है, घर पे आईना तो रहेगा ना बराबर, मिरर के सामने समझो, ये यहाँ पे मिरर रहेगा ऐसा, मिरर, तो मिरर के सामने समझो अपना ऐसा हैंड्स रखा है, ऐसा हाथ का 5 उंगली ऐसा रखा है बराबर, तो इसका इमेज सामने वहाँ पे आएगा बराबर ना, इसका इमेज आएगा ना वहाँ पे, ये दोनों को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज ऑफ ईच अदर। चलो और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, देखो इधर किधर मिलेगा तुमको नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज ऑफ ईच अदर, इधर ऑप्टिकल आइसोमर में, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है मिरर बीच में, अरे मिरर है बराबर, मिरर के लेफ्ट मतलब अब मेरे लिए तो राइट, हाँ तुम्हारे लिए लेफ्ट हो जाएगा बराबर, तुम्हारे लिए मिरर के लेफ्ट में एक देखो कंपाउंड दिखा है यहाँ पे, अगर ये कंपाउंड को मैं मिरर के सामने ऐसा रखूँ ना, इसका स्ट्रक्चर सामने रखूँ तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखो समझ में आ रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, कुछ ऐसा है ना बराबर है ना, ये देखो इससे समझो, देखो ये इधर है हॉरिजॉन्टली, ये जाके इधर आ गया देखो बराबर। अब अगर मैं दोनों को इंपोज करूं एक के ऊपर, आएगा क्या है, दोनों मैच होएगा, नहीं होएगा ना, होएगा क्या, नहीं समझ में आ रहा है, अरे इसको उठाओ इसके ऊपर ऐसा रख के देखो बराबर मैच होएगा, नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज ऑफ ईच अदर, समझा ऐसा। चलो आते किधर थे हम लोग, हाँ यहाँ पे ऐसा एक और बार आने वाला है, एक और बार तुमको इनैंशियोमर भी सेम वैसे इधर आएगा, देखो ये ऑप्टिकल इमेज ना, इसमें ही आएगा, फिर से वही पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ज्योमेट्रिक या फिर डाई स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, ये नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज ऑफ ईच अदर रहेगा, इमेज आइसोमर रहेगा। हाँ, दिस आर पॉसिबल इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स,
इंपोज हो रहे के ऊपर एक ऐसा, ये सिर्फ तब आएगा जब हेट्रोलिप्टिक, कल याद है, कल सिखाया तुमको हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक याद है क्या, जिसमें सेम टाइप का ये आता था लिगैंड्स, NH3 6 बार आ गया बराबर, फिर NH3 4 बार आया, 2 बार Cl आ गया, वो हेट्रोलिप्टिक था ना, इधर तो लिखा था शायद मैंने, यही तो लिखा था होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक। तो इमेज इंपोज नहीं हो रहा है ना, तो कैसा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, वो हेट्रोलिप्टिक होना चाहिए। मतलब ऐसा ये वाला ज्योमेट्रिक और डाइस्टीरियो आइसोमर कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखाएगा, जो हेट्रोलिप्टिक है वही दिखाएगा बराबर। फिर से एक बार पॉइंट क्या है, दिस आर पॉसिबल इन हेट्रोलिप्टिक, सिर्फ हेट्रोलिप्टिक, होमोलिप्टिक में तो इंपोज हो जाएगा फिर तो बराबर, ऐसा हो जाता है। चलो इसमें मेन टाइप तो यहाँ पे पढ़ो, क्या है नेक्स्ट, सिस आइसोमर। इसका 2 टाइप है ना, पढ़ाया तुमको मैंने ज्योमेट्री का 2 टाइप, कौन सा है, सिस और ट्रांस। सिस का मतलब तुमको मालूम रहेगा। चलो डायग्राम समझाता हूँ, ये देखो, अगर कोई भी, ये दिख रहा है लिगैंड्स, लिगैंड है ना ये, एडजेसेंट पार्ट में दिख रहा है, एडजेसेंट में, इधर भी देखो, इधर भी एडजेसेंट में ना, Cl, तो ये सिस में आ जाएगा, ये सिस आइसोमर बोलते हैं इसको, समझा क्या। सिस समझ में आता है, सिस कब रहेगा, जब लिगैंड्स एडजेसेंट साइड में हैं तो क्या आएगा वो, सिस। अगर लिगैंड्स अपोजिट साइड में हो गया, दिख रहा है, तो ये ट्रांस हो जाता है, ट्रांस आइसोमर, एकदम सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, समझा। सिस में कैसा आएगा, सिस में एक वर्ड याद रखो, एडजेसेंट, और ट्रांस में अपोजिट, बस इतना ही चाहिए, पढ़ो जल्दी सिस वाला। आइडेंटिकल लिगैंड होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिकल होना चाहिए, आइडेंटिकल लिगैंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन सिस में बराबर। ट्रांस में कैसा पोजीशन रहता है, अपोजिट, पढ़ो पढ़ो, आइडेंटिकल लिगैंड्स ऑक्यूपाई अपोजिट पोजीशन, समझा, सिस ट्रांस। अरे मेन लास्ट वाला है बराबर, ये बाकी तो तुमको डिफाइन पढ़ने का है, मेन तो समझने का लास्ट वाला है। सिस समझा क्या, सिस में एडजेसेंट साइड में आएगा बराबर, और ट्रांस में ऐसा अपोजिट साइड में कौन आएगा, लिगैंड्स, और आइडेंटिकल होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि इधर Cl इधर कुछ दूसरा आ गया, ऐसा नहीं बराबर। इसको बोल सकते क्या ट्रांस, नहीं, इधर अपोजिट साइड में अलग अलग चीज है बराबर। चलो आगे कहाँ थे हम लोग, हाँ ये इधर ना, इधर पढ़ो क्या है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर हैव डिफरेंट, अलग अलग, इसका प्रॉपर्टी अलग, इसका प्रॉपर्टी अलग। जबकि मैं अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने जाऊँ ना, इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखने जाऊँ तो फॉर्मूला वही आएगा, देखो ना, Pt बराबर है, NH3 2 बार, Cl 2 बार बराबर है। इसका फॉर्मूला लिख जाऊं तो Pt आएगा, NH3 2 बार और Cl 2 बार, फॉर्मूला तो एक ही है, समझा, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग दिखाएगा, क्योंकि रीजन समझा क्या है, एक सिस और दूसरा ट्रांस आइसोमर, इसके लिए। चलो तो कहां थे हम लोग, हाँ ये ना, सिस एंड ट्रांस आइसोमर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगा, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन स्क्वायर प्लेनार एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। याद आया कुछ इससे, चलो आंसर दो, स्क्वायर प्लेनार और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कितने कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए होता है, 4, याद है, ये सब एमसीक्यू में आएगा। ऑक्टा किसके लिए रहता है, स्क्वायर प्लेनर किसके लिए रहता है, 4 के लिए, और एक था याद बताओ, टेट्राहेड्रल, अगर याद रहेगा तुमको बराबर। जब कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाया था बताया था मैंने तुमको, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 ही टाइप का ज्योमेट्री आता है, या तो स्क्वायर प्लेनर आएगा, स्क्वायर जैसा स्क्वायर प्लेनर आएगा, या तो टेट्राहेड्रल ना, ऐसा ट्राइंगल, नीचे ट्राइंगल रहेगा और ऊपर एक पॉइंट रहेगा, ऐसा 4 जगह से पॉइंट करेंगे, समझा, याद रहेगा। तो सिस और ट्रांस किस में आने वाला बताओ, सिर्फ ये पढ़ा चुका है जो मैं बोल रहा ना, ये पढ़ा दिया मैंने तुमको ऑलरेडी बराबर, सेकंड लेक्चर में शायद हो चुका है, सेकंड के फर्स्ट में हुआ है। सिस और ट्रांस आइसोमर का प्रॉपर्टी अलग अलग है, हाँ, ये सिर्फ सिस और ट्रांस आइसोमर किसके लिए, कौन से ज्योमेट्री के लिए तुमको देखने मिलेगा, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल बराबर, ऑक्टाहेड्रल। याद है कि ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6, पढ़ेंगे तो याद रहेगा, नहीं पढ़ेंगे तो मैं भी याद नहीं करा सकता तुमको बराबर, ये सब याद होना चाहिए तो ही तुमको आगे का धीरे धीरे समझेगा। तो क्या नहीं, टेट्राहेड्रल में नहीं पॉसिबल रहेगा, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में दिख रहा है, देखो कैसा है, स्क्वायर प्लेनर जैसा दिख रहा है ना, स्क्वायर प्लेनर जैसा दिखेगा, तो टेट्राहेड्रल में नीचे 3 ही आएगा ना, फिर ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो क्लियर थे हम लोग, हाँ, सिस और ट्रांस, ये सब याद रखो, एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं। सिस और ट्रांस आइसोमर सिर्फ किसके लिए मिलेगा तुमको, कौन सी ज्योमेट्री में, स्क्वायर प्लेनर और दूसरा ऑक्टाहेड्रल, बस वही 2 ज्योमेट्री में मिलेगा, और कहीं कोई भी तुमको टेट्राहेड्रल में सिस ट्रांस नहीं मिलने वाला है बराबर। चलो आगे देखते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए बराबर, बताया ना, अरे स्क्वायर प्लेनर में दिखेगा और कहां दिखेगा, ऑक्टाहेड्रल, तो पहले स्क्वायर प्लेनर पढ़ लेते हैं बराबर। सब एग्जांपल याद रखो, Pt NH3 2 Cl2, हर एक में एक एक एग्जांपल तो याद रखो, हाँ, तो ही तुमको एग्जाम में यही तो लिखना है, और क्या करेंगे बराबर, डायग्राम में तो ज्यादा देखो, जगह ज्यादा ले लेगा, यही तो बनाने का तुमको वहां पे बराबर। तो सिस ट्रांस आइसोमर अगर तुमको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखना है, एग्जाम में आएगा, एक्सप्लेन सिस ट्रांस आइसोमर इन स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स बराबर, तो तुमको ये लिखना पड़ेगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बराबर, ये पूरा ऐसा। तो स्क्वायर प्लेनर देख रहे हैं, पहले स्क्वायर प्लेनर का एक देखो, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, लेकिन एक कोई तो याद रखो, एक तो याद रखना ही पड़ेगा तुमको, सबसे इजी यही है।
PTNH3 ट्वाइस Cl2, बराबर है। हाँ, तो PTNH3 ट्वाइस ना Cl2, ये सिखा दिया मैंने तुमको ना, बताने के टाइम बताया। ये सिस है, ये ट्रांस है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, बरा इंपॉर्टेंट। एक मिनट रुको जरा, किसको याद है क्या इसका नाम क्या है? हाँ, सिस्प्लैटिन बोलते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन यही था हमारा ये चैप्टर चालू करने पे। याद है कौन सा ड्रग था वो? केमोथेरेपी में, एंटी कैंसर ड्रग ना, केमोथेरेपी एंटी कैंसर में यूज करते हैं ना, एंटी कैंसर ड्रग है ना ये, ना ये। हाँ, मतलब इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अरे एंटी केमोथेरेपी मतलब बराबर ना, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, जबकि मॉलिक्यूल सेम ही है। देखो समझा, सिस्प्लैटिन जो रहेगा उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, लेकिन इसका नहीं होता है, तभी उसको एंटी कैंसर ड्रग में यूज करता है ना, केमोथेरेपी में। नहीं दिखाता है, वो प्रैक्टिकली देखना पड़ता है ना ये सब चीज़, वो प्रैक्टिकली करके देखना पड़ता है कि ये इम्पैक्ट दिखाता है कि नहीं दिखाता है। उसका रीजन है, देखो रीजन क्या है, रीजन क्या मालूम है? ये जो पोलैरिटी होता है ना, पोलैरिटी, एक पोलर है और एक नॉन पोलर कंपाउंड आएगा यहाँ पे, एक पोलर एक नॉन पोलर होता है। पोलर जब रहेगा ना तो ये दिखाता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, और एक नहीं दिखाता। वो आगे इसमें ये 4 पॉइंट में पॉइंट है, क्यों ये नहीं दिखाता और क्यों ये दिखाता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। चलो पढ़ते, पढ़ो पॉइंट नंबर 2 सिस। हाँ, ये इधर देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरा इससे कंपेयर करो। पीटी को क्या बोलते हैं? मेटल सेंट्रल, ध्यान दो, ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग, सेंट्रल मेटल एटम ना। पीटी क्या है? पीटी सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो सेंट्रल मेटल एटम के जगह मैंने एम लिखा है, बराबर। ये लिगैंड है, मोनोडेंटेड की बाइडेंटेड? ए से रिप्रेजेंट किया। ए कितनी बार है? 2 बार। A2 देखो, ये भी NH3 है क्या? लेकिन लिगैंड तो है, तो मैंने इसको B से रिप्रेजेंट किया, वो भी 2 बार है, B2। याद रखो A और B कैसा डेंटेड लिगैंड है? मोनोडेंटेड लिगैंड। ये सब याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। चलो समझा ये क्या है अभी वो? हाँ, चलो अब पढ़ते हैं पॉइंट। पढ़ो पहले, सीधा बैठो, सीधा ऐसा सोते बैठे क्या आएगा फिर? बोलो, सिस आइसोमर इज मोर सोल्यूबल। देखो इधर से एक पॉइंट क्लियर हो गया, वाटर में वही चीज सोल्यूबल होता है जो पोलर होता है या फिर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये इतना बेसिक तो आना चाहिए केमिस्ट्री का तुमको, बराबर। सिस आइसोमर, ये वाला आइसोमर इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ट्रांस, मतलब ये पोलर रहेगा शायद, बराबर ना, ये पोलर रहेगा। आगे सिस्प्लैटिन आ गया ना, इज अ एंटी कैंसर ड्रग व्हाइल इट्स इसका ट्रांस वाला फॉर्म है। ये सिस्प्लैटिन का, ये सिस याद है, सिस्प्लैटिन वाला फॉर्म है ना, ये ट्रांसप्लैटिन वाला फॉर्म काम नहीं करता है ना, एंटी ड्रग नहीं। अभी जस्ट बताया, बोलो क्या है? सिस्प्लैटिन इज अ एंटी कैंसर ड्रग व्हाइल इट्स ट्रांसफॉर्म इज साइकोलॉजिकली इनएक्टिव। रीजन है वो पोलर नहीं है, ये पोलर नहीं है, वही उसका रीजन है। आगे मालूम पड़ेगा 4th वाले पॉइंट में, बराबर। पढ़ो जरा पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। The cis isomer is polar। आ गया ना पॉइंट, बताया था ना, वाटर में सोल्यूबल तो पोलर रहेगा, वो पोलर है विथ नॉन जीरो डायपोल। अच्छा, इधर नॉन जीरो कैसे मालूम पड़ता है? डायपोलमेंट, तुमको डायपोलमेंट सिखाया था ना, बराबर। डायपोलमेंट सब 11th में हो चुका है ना, अलग अलग टाइप का। लंडन फोर्सेस पढ़ा अपन ने, डायपोल इंटरैक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। सॉलिड स्टेट में किस में पढ़ा था शायद तुमको? केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ाया था, हाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर में था 11th में। चलो इधर देखो, हाँ, अब मैं तुमको सिखाता हूँ यहाँ पे कि इसका ये नॉन पोलर क्यों। देखो यहाँ पे क्या बोला है? द सिस आइसोमर इज पोलर, सॉरी, द सिस आइसोमर इज पोलर विथ नॉन जीरो डायपोल। पोलर है तो डायपोल मोमेंट नॉन जीरो रहेगा, मतलब कुछ तो वैल्यू रहेगा। अब नॉन जीरो क्यों है? सुनो, प्लैटिनम क्लोरीन के दिख रहे हैं यहाँ पे, इधर एक बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग, इसका अपोजिट बॉन्डिंग यहाँ पे ना, अपोजिट बॉन्डिंग है ना यहाँ पे। अरे एक PTCl का बॉन्ड है और दूसरा PTNH3, सेम इधर भी, एक बार PTCl तो दूसरा PT। तो क्या इधर का डायपोल मोमेंट इधर के डायपोल मोमेंट से कैंसिल होएगा? नहीं। अरे सेम होता तो डायपोल मोमेंट कैंसिल हो सकता था ना, लेकिन सेम है क्या? तो डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होएगा, मतलब कुछ तो तुमको डायपोल मोमेंट मिलने वाला है, मतलब नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, समझा। सिस वाला फॉर्म है जो सिस्प्लैटिन है, ये पोलर है, पहली बात तो पोलर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये इसके पास नॉन जीरो, समझा क्यों नॉन जीरो? कैंसिल ही नहीं होएगा ना डायपोल मोमेंट यहाँ पे। लेकिन इधर आओ जरा, इधर देखो, PT का बॉन्ड Cl के साथ PT का बॉन्ड से इधर तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये कैसा है? नॉन पोलर। अगर ये नॉन पोलर है तो डायपोल मोमेंट बताओ कितना रहेगा? जीरो डायपोल मोमेंट। इसके लिए वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मतलब काम नहीं करता, इनएक्टिव रहता है, समझा। चलो एक बार फिर से पढ़ते, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो। The cis isomer is polar with non-zero dipole moment, while the trans isomer has zero dipole moment, right है। As a result, two opposite, क्यों समझा? क्यों है? रीजन है, 2 अपोजिट दिख रहा है, कैंसिल हो जाता है ना डायपोल मोमेंट। हाँ, कैसे मन पड़ा अपोजिट है? अरे एरो इधर देखो, एक एरो इधर देखो ना, सीधा है ना, समझा। As a result of two opposite PTCl and PTNH3 bond, 2 अलग अलग बॉन्ड है,
बराबर, मोमेंट कैंसल्स ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं वो लोग, समझा। एक और एग्जांपल है, दोनों में से एक याद रखेंगे चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक में दिया तो मैं तो बताएगा ना। देखो पीटी एम जैसा काम करेगा, अरे याद है एम क्या है, क्या बोलते हैं एम को, सेंट्रल मेटल आयन, बराबर। NH3 लिगैंड है, तो ए नाम दे दिया मैंने उसको, एक मिनट, ए उसको नाम नहीं दिया। ज्यादा नंबर में कौन है, Cl, 2 बार, तो मैंने जो ए लिखा है ना वो 2, वो Cl के लिए, समझो, बराबर। NH3 के लिए B लिख दिया मैंने, और H2O के लिए ABC क्यों लिया, क्योंकि तीनों अलग अलग लिगैंड्स है ना, अरे एक NH3 है, एक H2O है और एक Cl2 है, अलग अलग लिगैंड्स है ना, तो ABC नाम देना पड़ेगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना क्या है। चलो इसका हम लोग सिस फॉर्म बनाते हैं, सिस फॉर्म। सिस तब बनेगा जब दो सेम लिगैंड ना, इधर बताओ दो सेम लिगैंड में बताओ कौन दिखाई दे रहा है तुमको, Cl, तो इधर एक Cl लगाओ, इधर एक Cl लगाओ, सिस फॉर्म बन गया। और बाकी दो किधर भी लगा सकते हो तुम लोग, समझा। ट्रांस में क्या रहेगा, ये Cl Cl अपोजिट में आना चाहिए, ट्रांस का डिफाइन है आइडेंटिकल लिगैंड्स ऑक्यूपाई अपोजिट पोजीशंस ना, तो अगर एक Cl इधर आया तो इधर डाल सकते क्या Cl, नहीं, तुमको Cl उसके सामने डालना पड़ेगा, बाकी जो दो है वो किधर भी लिख दो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा नहीं है, समझा ट्रांसफॉर्म कैसे बनाया और सिस फॉर्म कैसे बनाया, बराबर। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, पढ़ो क्या है पॉइंट, 4 कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल याद है, 4 कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उसमें आता ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, वो नहीं दिखाएगा सिस ट्रांस। अरे यही पॉइंट इधर भी आ चुका है एक बार, आया ना इधर। स्क्वायर प्लेनार और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या दिखाएगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाता है। कौन नहीं दिखाएगा फिर यहाँ पे, तीन ही तो ज्योमेट्री है अभी तक तुम्हारे पास ना, स्क्वायर प्लेनार, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनार और ऑक्टाहेड्रल सिस ट्रांस दिखाता है, कौन नहीं दिखाएगा, टेट्राहेड्रल। उसको 4 कोऑर्डिनेट क्यों बोला मालूम है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आता है ना टेट्राहेड्रल, ये सब याद होना चाहिए तुमको, तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। पढ़ो एक लास्ट टाइम, 4 कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो सिस ट्रांस, ये पहले तुमको इधर मैंने बता दिया था कि वो नहीं दिखा सकता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, समझा। 2 कॉलम खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। किसका देना पड़ेगा, दो ना, कल सिखाया ना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया ना, ये न्यूट्रल ना, दे दो नाम। Cl है, बराबर, Cl, एक H2 रहेगा, एक्वा रहेगा, एक अमोनिया रहेगा, वो चेक करो, नेमिंग कल किया ना अपन ने, उसके हिसाब से करो। न्यूट्रल है तो तुम लोग वो प्लेटिनम ही लिखेंगे ना, प्लेटिनेट वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, उसके हिसाब से कर सकते हैं ना नेमिंग। चलो सबका बड़ा बड़ा नेम है ना, इसके लिए कॉमन नेम वगैरह कुछ नहीं दिया, ये सिस प्लेटिन थोड़ी है, हाँ AM ना, और ये AQ M से रहेगा, वही लास्ट में, तीनों में से इसको लास्ट सबसे देंगे। चलो और दूसरा क्या सिखाया, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म किसमें सिखा दिया मैंने तुमको, स्क्वायर। मैंने बताया था सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म सिर्फ स्क्वायर में नहीं आता है, ऑक्टा में भी आता है, ऑक्टाहेड्रल में बताया था ना। अभी ये सिर्फ क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्क्वायर पे, अरे नहीं दिख रहा है तुमको, स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेन में ना स्क्वायर प्लेनार। अब कैसा ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल, समझा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा। ठीक है चलो पढ़ते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, 6 ना, 6 लिगैंड ना, बराबर ना, इधर 1 2 3 4, तभी तो नाम दिया उसको स्क्वायर प्लेनार, समझा। 4 लिगैंड पे स्क्वायर प्लेनार स्ट्रक्चर आएगा ना, या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है, लेकिन टेट्राहेड्रल तो सिस ट्रांस दिखाता ही नहीं है, तो तुमको इसमें स्क्वायर प्लेनार यूज करने का है। ऑक्टाहेड्रल में मालूम है क्या, ऑक्टाहेड्रल इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, 6 ना, देखो ना आज वो 6 ना, 6 बराबर। तो बहुत सारा एग्जांपल है, एक भी याद रखे, लेकिन एक नहीं 2 एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा, एक मोनोडेंटेड के लिए और एक बाइडेंटेड रहेगा, इसमें बताता हूं तुमको। ठीक है चलो, सबसे पहले एग्जांपल क्या देखो, CuNH3 और Cl2 प्लस साइन है यहाँ पे, ये इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम हो गया M, A कितनी बार है, 4 टाइम्स, देखो ये 4, ये B, समझा ना, इजी है बराबर। हाँ तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कोबाल्ट इधर आएगा, मुझे कौन सा फॉर्म बनाने का बताओ, पहले बताओ कौन सा फॉर्म बनाने का है, सिस। सिस वो बना सकता है जिसमें 2 सेम लिगैंड रहे ना, बोलो जरा 2 सेम लिगैंड कहां पे आ रहा है, Cl। अरे बोले सर 4 तो उधर ना 4 में है, लेकिन 2 ही लो ना, ज्यादा इजी रहेगा ना। अरे तुमको आजू बाजू बनाना ना ऐसा, हाँ तो देखो मैंने Cl बाजू बाजू में रखा है, समझ में आ रहा है क्या। अब ऐसा मत सोचो Cl इधर इधर, अरे बाजू बाजू में को बोलते हैं ना, एडजेसेंट, यही Cl तुम लोग इधर भी रख सकते थे, समझ में आ रहा है। अरे एडजेसेंट में होना चाहिए आजू बाजू Cl, बाकी अमोनिया तो भरने का है तुमको वहां पे, समझा। ये कौन सा फॉर्म है, सिस। अगर समझो तुमको ट्रांसफॉर्म बनाने का है तो ये Cl के अपोजिट में Cl आना चाहिए, देखो Cl के अपोजिट में Cl, समझ में आ रहा है क्या। डायग्राम हार्ड नहीं है, सबसे इजी यही चीज है, अगर तुमको एग्जांपल याद है तो, बराबर है, समझ में आ रहा है। तो ये Cl के अपोजिट में Cl, बाकी 4 अमोनिया कहीं भर दो ना तुम लोग, तुम्हारी मर्जी, समझा। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म कैसे बनाया बोलो। चलो अब एक और है, पढ़ो नेक्स्ट क्या है,
पीटी NH3 4 टाइम्स है, और क्या है Cl और Br ना, बराबर ना, +2 का साइन है। पीटी मेटल एटम है, NH3 4 बार, तो A को 4 लिखा, B लिखा, B ना, C भी है, क्या बोले किधर, नहीं उधर नहीं बताने का, टाइप जस्ट खाली अंदर का बताते हैं बस, ऐसा। क्योंकि ये B के जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, C के जगह पे भी कुछ भी हो सकता है ना, तो बोल नहीं सकते अपन, तो वैसे ही करेंगे जैसा है। क्या ये सिस में हमेशा दो जो सेम लिगैंड रहता है वो आजू बाजू में रहता है, ट्रांस में वही दो सेम लिगैंड अपोजिट साइड में रहता है, ये देख रहे हैं अपोजिट। वो तो यहाँ से ना 4 NH3 वो तो कहीं भी भर दे, तेरी मर्जी, यहाँ से चालू कर कहीं से भी चालू कर। हाँ सिर्फ 2 ही सेम, सिस में 2 ही रहता है, समझा है तुमको वो? अरे बोलो, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, एग्जाम में आता है सब इसका स्ट्रक्चर। हाँ लेकिन क्या बता था, हाँ ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सिस की ट्रांस है, तो बाजू बाजू में होना चाहिए ना इधर। हाँ तो सिस स्ट्रक्चर है ना, सिस में बाजू बाजू में होना चाहिए ना, हाँ उसको ही लेना है। देखो इधर देखो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, क्या इसमें तुमको कोई 2 सेम लिगैंड दिख रहा है? 4 है ना, चलेगा ना, उसको ही ले लेंगे, अभी क्या प्रॉब्लम है? अरे पहले 2 था, तुम्हारा 4 था ठीक है, लेकिन 2 था ना एग्जैक्ट, तो मैंने 2 को लिया। अब तुम्हारे पास 2 है क्या यहाँ पे, अब 4 है, तो वही बाय डिफॉल्ट तुमको उसके लेना पड़ेगा। ये Cl 2 बार आ रहा है क्या, Br भी 2 बार नहीं है, तो 2 बार सिर्फ वो 4 बार में से 2 बार ले लो ना, बराबर। तो NH3 मैंने बाजू में रख दिया, देखो NH3 देखो NH3 एडजेसेंट है। अरे एडजेसेंट है क्या, जैसे इधर एडजेसेंट था, इधर 2 ही बार एडजेसेंट, एक ही बार एडजेसेंट क्यों हुआ, क्योंकि 2 ही तो Cl था, अब 4 बार है ना, देखो इधर एडजेसेंट, फिर यहाँ एडजेसेंट, फिर यहाँ एडजेसेंट, समझा है बराबर। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बताओ, सिस, बराबर। अगर तुमको इसका ट्रांसफॉर्म बनाने का है, ट्रांस, तो जितना भी सेम लिगैंड है वो कहां पे आना चाहिए, क्या तुम लोग उसको ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हैं। हाँ इधर देखो सुनो, NH3 इधर है, आइडेंटिकल है क्या, यही सिर्फ 2 चीज आइडेंटिकल था क्या, और 2 आइडेंटिकल था। इधर क्या लिखा है ट्रांस में, आइडेंटिकल लिगैंड्स होना ही चाहिए। ये आइडेंटिकल लिगैंड्स एडजेसेंट में है क्या, अरे आइडेंटिकल लिगैंड एडजेसेंट में नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना, तो वो सीसी रहेगा। ट्रांस में जितना भी आइडेंटिकल लिगैंड है सब अपोजिट में, ये बाजू में देखो जरा, देखो दिखाई दे रहा है क्या, आया ना ये सिस कैसे हो सकता है, किधर, अरे इधर हो रहा है क्या, हाँ तो जितना भी है सबका सब होना चाहिए ना, जितना भी है सबका सब होना चाहिए ना, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये एक नहीं होना चाहिए ना, जितना भी सबका सब होना चाहिए वहां पे, बराबर ना, आइडेंटिकल लिगैंड्स पूरा बोला है ना वहां पे, बराबर। तो देखो यहाँ पे हमारा जितना भी है सबका सब सेटिस्फाई हो रहा है, सब अपोजिट में आ रहा है कि नहीं, ये NH3 ये NH3 बराबर है, समझ में आ रहा है ना। तो ये किस में आएगा बताओ, ट्रांस में, किस इसमें, ट्रांस में। तुमको लगता रहेगा बाजू बाजू में है, ये बाजू, क्या ये 2 बाजू बाजू में है, क्या ये 2 बाजू बाजू में, सब होना चाहिए ना, समझा ऐसा। तो सिस ट्रांस समझा, देखो समझ में आ गया। प्रॉब्लम तुम्हारा क्या रहेगा, तुमको याद नहीं रहेगा वो चीज जो बताया यहाँ पे, तो वो याद करो, सबसे मेन चीज वही है। बाकी ये तो कोई बना लेगा, फिर तो सबसे इजी तो यही चीज है, समझा। मेन तुमको ये कॉम्प्लेक्स याद नहीं रहेगा क्या है, बस वो बनाओ कैसे, वो कैसे भी याद करके चलते रहो, समझा। आता है एग्जाम में, आता है सब डायग्राम, 3-3 मार्क के लिए बनाने में आएगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से कोई भी एक याद रखेंगे चलेगा, लेकिन इसको याद रखना ही है, बराबर, ये याद रखना ही है। पढ़ो क्या है, CO, EN मतलब क्या होता है, EN इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट, नहीं इथिलीन डायमाइन, EN होता है ना, वो तो EDTA होता है जो बताया था, ठीक है। CO EN ट्वाइस और Cl2। अब जरा ध्यान दो, अब बहुत इंपॉर्टेंट अभी सिखाने जा रहा हूं। CO मेटल है, बात मत करो बीच में, CO मेटल है तो M, Cl 2 बार है तो मैंने B2 लिखा है, A 2 बार क्यों लिखा मालूम है क्या, हाँ क्योंकि ये EN बाइडेंटेड लिगैंड है, बाइडेंटेड लिगैंड है। EN इथिलीन डायमाइन 2 जगह से पकड़ता है ना, वो सेंट्रल मेटल एटम को कल बताया था। ये 2 बाइडेंटेड है, 2 डेंट रहेगा ना इसके पास, तो तुमको उसको A से काम नहीं चलेगा, वहां पे तुमको A लिखना पड़ेगा, समझा, याद रहेगा ना। अरे बोलो समझा है, हाँ। अब मुझे इसका सिस फॉर्म बनाने का है, सिस फॉर्म। सिस में अब तुम्हारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2 Cl भी है, 2 Cl को देखो एडजेसेंट में, या तो 2 EN को देखो एडजेसेंट में, एक ही मतलब हुआ ना, समझ में आया। सिस है ना ये, अरे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग किसको भी देखो, बोले सर मैं Cl लेगा तो Cl आजू बाजू बनाओ, और बाकी 2 को किधर ही बनाओ, लेकिन वो आजू बाजू में ही आ जाएगा, समझा ना। और ये 2 जगह से क्यों किया बताओ,
बाई डेंटेड लिगैंड है ना, वो बताया ना, 2 डेंट रहेगा, 2 जगह से वो सेंट्रल मैटर एटम को पकड़ेगा, बराबर ना। अब आओ इसका ट्रांस बनाते हैं। ट्रांस तुम्हारा ऑप्शन, तुम्हारे लिए, या तो Cl को अपोजिट रखो या तो En को अपोजिट रखो, तुम्हारी मर्जी। एक को अपोजिट रखा, दूसरा अपने आप अपोजिट में आ जाएगा, बराबर ना, समझ में आया। याद रहेगा COEN ट्वाइस Cl2 और साइन प्लस का है, बराबर है। एटलीस्ट याद करते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। नहीं, सिर्फ ये दिया रहता है बस बनाने का, सीसोर ट्रांसफॉर्म, बस और कुछ नहीं देता। समझा ये, समझा। अब इससे डिफिकल्ट अभी चालू हो रहा है, ये ऑप्टिकल आइसोमर, उससे भी डिफिकल्ट है ऐसा। अगर लेकिन तुमको नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज ऑफ ईच अदर समझ में आ गया तो बहुत इजी रहेगा वो, बराबर। चलो पढ़ते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर का दूसरा नाम क्या बताया था तुमको मैंने? ऑप्टिकल किधर गया? ऑप्टिकल का दूसरा नाम इनैन। देखो ये जिसको समझा उसको पूरा का पूरा आइसोमर एंड तक समझ में आएगा। पहला इसके लिए स्टार्टिंग में जल्दी आएंगे तो बड़ा समझ में आएगा, लेट हुए तो गया, आगे में नहीं समझ में आएगा, इतना क्लियर है, समझ लो। आगे ऑप्टिकल और इनैंशियोमर, चलो पढ़ते हैं। ऑप्टिकल, यही चीज तुमको एचडी में भी आने वाला है, बिल्कुल याद नहीं कि तुमको पढ़ाया कि नहीं वाला चीज, आधा ही चैप्टर हुआ ना अभी तक एचडी का, हैलोजन डेरिवेटिव्स, बराबर ना, उसमें भी है, उसमें सेम यही है इनैंशियोमर, उसके वहां पे थियरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, ऐसा कुछ पढ़ा है लेक्चर में? नहीं है ना, ठीक है पढ़ाऊंगा, चलो आगे, ठीक है। चलो देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर या फिर इनैंशियोमर्स, बराबर ना। चलो पहला पॉइंट पढ़ो, क्या है? The complex molecules or ions that are non superimposable mirror image of, आ चुका है एक बार वर्ड, ये एक बार आ चुका है यहाँ पे, देखो समझाया ना, उधर समझा भी था तुमको मैंने, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ फीचर क्या होता है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन, बराबर, जो नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज ऑफ फीचर प्रोड्यूस करेगा वही दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमर, बराबर, वही दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमर, बराबर। ऑप्टिकल आइसोमर का बहुत फेमस एग्जांपल है ग्लूकोज, ग्लूकोज दिखाता है, बराबर, ठीक है। और थोड़ा देखते हैं, कायरल कार्बन मालूम है? कायरल कार्बन नहीं, ठीक है, इधर देखो कायरल कार्बन, ये देखो, समझे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, अगर कार्बन का 4 अलग अलग वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप अटैच है, समझो यहाँ पे कुछ, इधर एक H है, इधर कोई R लगाया, यहाँ पे एक R डैश है और यहाँ पे कुछ Cl लगा दिया, Cl, बराबर है। अगर एक कार्बन का 4 अलग अलग वैलेंसी, 4 अलग अलग ग्रुप लेगा तो ये कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन एटम, बराबर। जो कंपाउंड के पास कायरल कार्बन एटम रहता है सिर्फ वही दिखाता है ऑप्टिकल या फिर इनैंशियोमर, ऑप्टिकल आइसोमर या तो इनैन, ये एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है, बहुत बार आ चुका है, समझो। इनैंशियोमर तो भरपूर बार आ चुका है, इनैंशियोमर, इनैंशियोमर मतलब ही ऑप्टिकल आइसोमर, बराबर। तो ऑप्टिकल आइसोमर या फिर इनैंशियोमर सिर्फ कौन सा कंपाउंड दिखा सकता है? जिसके पास क्या हो, कायरल कार्बन एटम, बराबर, वो कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन एटम रहेगा वही दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमर या तो इनैंशियोमर। चलो पढ़ते हैं, जरा पढ़ो फिर से एक बार पॉइंट नंबर 1, ये समझ के लगता है ना, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ फीचर बनना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट। द नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज आर कायरल, कायरल समझना रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा अलग अलग ग्रुप। सोचो ना, ये 5 उंगली, याद है बताया ना, 5 उंगली एक जैसा है क्या? तभी तो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ फीचर आया था ना, जब मिरर के सामने रखा था इसको, तो समझा। अगर सब सेम रहता तो बराबर आ जाता ना सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ फीचर, समझ में आया? अरे बताया थोड़ी देर पहले तुमको ना मैंने, हाँ, तो इधर से भी क्लियर हो जाएगा आगे। तो कायरल समझा क्या है? 2 मेन पॉइंट याद रखो, ऑप्टिकल आइसोमर, बात मत करो बीच में, क्यों बात कर रहा है? ऑप्टिकल आइसोमर या फिर इनैंशियोमर कौन दिखाता है? जिसके पास क्या रहे, कायरल कार्बन, और दूसरा कंडीशन क्या है, नॉन सुपोसिबल मिरर इमेज ऑफ फीचर होना चाहिए, मतलब इंपोज नहीं होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझा? ओके। थर्ड पॉइंट, enantiomer has identical properties however differs in their response to plane polarized, ये हुआ plane polarized light भी शायद नहीं हुआ है ना, HDA में है, और तुमको शायद अभी फिजिक्स में भी वो नहीं पढ़ा है, फिजिक्स में भी नहीं पढ़ा है, ठीक है बताता हूँ मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। देखो तुमको कायरल कार्बन समझा, समझो थोड़ा HDA में इधर ही पढ़ा दे रहा है ना, ये सब HDA में आता है, हैलोजन डेरिवेटिव, जिसके आगे वाला चैप्टर है, ये चैप्टर कौन सा है, कितना नंबर का चैप्टर है ये 9th है ना, 10th चैप्टर है तुम्हारा हैलोजन डेरिवेटिव, उसके अंदर आएगा इनैंशियोमर, वहां पे एकदम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी देख लो, इधर ध्यान दे, सागर बीच में बोल मत, इधर ध्यान दो, ये जो मैंने बनाया लाइन, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है, बराबर, केमिस्ट्री में भी लाइट है, बराबर, इधर भी लाइट आएगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ लाइट मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, बराबर। लाइट में 2 वेक्टर रहता है, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर, एक मैग्नेटिक वेक्टर। तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाया ना, उसमें है ना, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से मैच होता है, तभी तो उसको लाइट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बराबर। लाइट में 2 वेक्टर रहेगा, एक रहेगा इलेक्ट्रिक वेक्टर, बराबर ऐसा, और दूसरा रहता है मैग्नेटिक वेक्टर, बराबर। अब इसमें क्या है, देखो मैं बना रहा हूं एक ही वेक्टर, अगर देखो
ये जो लाइट मैं बना रहा हूं जिसमें तुम्हारा जो वेक्टर है इलेक्ट्रिक वेक्टर वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, तो उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ये एचडी में है लेकिन अभी बता देता हूं। देखो इधर देखो, अगर समझो ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, लाइट आगे जा रहा है, ऐसा जा रहा है लाइट, है ना, ये एक इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये दूसरा इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट करते हैं, ऐसा रुके नहीं रहता है, ऐसा वाइब्रेट करते रहता है, ऐसा, फिर ये इधर से ऐसा वाइब्रेट करते रहेगा, समझ में आया, ये ऐसा वाइब्रेट करते रहेगा। तो हर एक डायरेक्शन, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन है ना। ये देखो दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा ऐसा ही है ना जो मैंने बनाया, ऐसा दिख रहा है, ऐसा रहेगा ना, बराबर समझ में आ रहा है। तो हर एक वेक्टर ऐसा वाइब्रेट करेगा और ये लाइट आगे जा रहा है ऐसा, बराबर, ये वाइब्रेट ऐसा रुका नहीं रहेगा, ये वाइब्रेट करते रहेगा, हर एक वेक्टर वाइब्रेट करता है, बराबर। तो ये जो लाइट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनपोलराइज्ड लाइट। याद रहेगा ये, समझो, क्योंकि प्लेन पोलराइज समझने के लिए तुमको अनपोलराइज समझ में आना चाहिए, बराबर। समझा क्या है अनपोलराइज्ड लाइट, याद रहेगा, जिसमें द लाइट इन विच द इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। लाइट ऐसे जा रहा है लेकिन वेक्टर ऐसा से वाइब्रेट कर रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, समझा। तो द लाइट इन विच द इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट्स perpendicular to the direction of propagation of light, that light is called as unpolarized। लेकिन हमारा काम किस में है, अब देखो, अब unpolarized light, plain polarized light कैसे बनता है, देखो दो तीन नाम है। unpolarized light याद रहेगा, हाँ, प्लेन पोलराइज लाइट है कि सिर्फ पोलराइज्ड है, अच्छा प्लेन पोलराइज, प्लेन पोलराइज लाइट को कभी कभी पोलराइज भी बोल देते हैं, तो दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है, मैं कभी पोलराइज बोलेगा कभी प्लेन पोलराइज, दोनों एक ही चीज है। अब प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनता है, अगर अनपोलराइज लाइट को हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करेंगे, बराबर, तो वो ये ना एक्चुअल में ब्रिस्टल लॉ में समझेगा तुमको, जब मैं फिजिक्स में पढ़ाएगा तो ये लाइट को जब एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट करेंगे, वो एंगल को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, बराबर। एक ग्लास स्लैब रहता है, ग्लास स्लैब, उस पे अनपोलराइज्ड लाइट ऐसा इंसिडेंट करते हैं, तो जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट निकलता है ना, वो रहता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब है सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, दिख रहा है ऐसा, समझ आ रहा है क्या, ऐसा लाइट ऐसा आगे जा रहा है और देखो इलेक्ट्रिक वेक्टर से ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, ये लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या फिर पोलराइज्ड लाइट बोलेंगे तो भी चलेगा, समझा। अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं कि कैसे बना, वो इतना याद रखो कैसे बनाकर तुमको चाहिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसको इंसिडेंट किया है किस पे, ग्लास स्लैब पे, बराबर, ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट किया है, और उससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट निकलता है वो रहता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ऐसा नहीं कब कितने भी एंगल पे करेंगे तो निकलेगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे करना पड़ता है, इसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, बराबर, वो पढ़ेंगे हम लोग ब्रूस्टर्स लॉ में। अभी के लिए याद रखो पोलराइज्ड लाइट या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे दिखता है, समझे कैसे दिखता है, ठीक है। रिटर्न आते हैं, हाँ, इनैंशियोमर हैव, पढ़ो क्या था, प्रॉपर्टी कैसा रहता उसके पास, आइड प्रॉपर्टी, याद है सिस ट्रांस प्रॉपर्टी सेम था क्या अलग अलग था, डिफरेंट प्रॉपर्टी था, समझा, डिफरेंट प्रॉपर्टी, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन स्क्वायर, मतलब ये तो तुमको याद ही है ना, याद रखो सिस ट्रांस आइसोमर में प्रॉपर्टी भी अलग अलग रहता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर में ऐसा नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर में क्या मतलब, इनैंशियोमर में हैव आइडेंटिकल सेम प्रॉपर्टी, लेकिन आगे पढ़ो, हाउएवर डिफर्स इन देयर रिस्पांस टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समझा, लाइट के लिए रेस्पॉन्स अलग अलग रहता है। बता दो थोड़ा डिटेल में तुमको क्या रेस्पॉन्स कैसा होता है। देखो अगर मैंने समझो एक सॉल्यूशन रखा है, यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं तुमको, क्योंकि ये एचडीए में है तो वहां पे इतना डिटेल में नहीं करेंगे, अभी बता देता हूं तुमको जो भी है। देखो एक समझो बीकर लिया है, बीकर बना, अंदर सॉल्यूशन है, अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर कायरल कार्बन है, कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन, समझ में आता है, जिधर भी कायरल कार्बन दिखा वो क्या दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या तो इनैंशियोमर, एक ही मतलब है, हाँ। तो अगर ये कायरल कार्बन अंदर है, बराबर, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा तो जो भी मैंने यहां से प्लेन पोलराइज्ड लाइट भेजा है, बराबर, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिख रहा है, जो भी मैंने भेजा है, तो वो अंदर जो सॉल्यूशन है उसके पास दो ऑप्शन है, वो लाइट को ना रोटेट कर देता है ऐसा, बराबर, या तो राइट में रोटेट करेगा या तो लेफ्ट में। अगर समझो ये लाइट को उसने रोटेट कर दिया राइट में, दिख रहा है, घड़ी का डायरेक्शन में रोटेट किया ना, अरे ऐसा था ना, बट ऐसा था, ऐसा घुमा दिया, बराबर, ऐसा हो गया अभी, तो ये टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो आइसोमर। मैं क्या बोला जरा ध्यान सुनिए, इतना इजी नहीं है चीज। जो भी आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमा देगा, राइट ना, ऐसा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो आइसोमर को हम लोग क्या नाम देंगे, डेक्स्ट्रो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी लिखते हैं, बराबर, डी देखो नीचे लिखा है यहाँ पे, ये जिसको नहीं दिखता रहेगा टेक्स्ट बुक खोल के बैठो, टेक्स्ट बुक का ही पूरा लैंग्वेज है, एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक लिखा है मैंने, कुछ नया चीज नहीं है इसमें, कोई डाइजेस्ट विजेस्ट कुछ नहीं है, समझा। डेक्स्ट्रो आइसोमर क्या रहता है, बराबर, द आइसोमर विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट साइड, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
दैट आइसोमर इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो आइसोमर। समझा, डिफाइन है डेक्स्ट्रो आइसोमर का। एक और है, अगर ये सॉल्यूशन जो है इसने लाइट को रोटेट कर दिया लेफ्ट साइड में, बराबर, लेफ्ट साइड, समझा, लेफ्ट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, देखो इसको घुमा दिया ना, इसको बोलते हैं लेवो आइसोमर। क्या बोलेंगे उसको? लेवो। याद रहेगा, डेक्स्ट्रो आइसोमर, लेवो आइसोमर करता क्या है? अरे ध्यान है सबका, ओरल लेगा, याद रखना ओरल बाकी है। मैं सोचा तो सब लोग आ जाए उसके बाद ओरल लो, बराबर, इसके लिए पहले लेक्चर हुआ है। तो ये सोच के आए तुम लोग कि मैं लेट जाऊंगा तो ओरल नहीं दे पाएंगे, तो ओरल तो होने वाला आज से। हाँ, तो क्या देखने वाला था, क्या बता रहा था मैं तुमको? हाँ, अगर कोई सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में घुमाया तो कैसा आइसोमर? डेक्स्ट्रो। अगर कोई आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में घुमा दिया तो लेवो। डेक्स्ट्रो का शॉर्ट फॉर्म स्मॉल डी, लेवो का शॉर्ट फॉर्म स्मॉल एल। इधर लिखा हुआ है, मैंने जो बताया वही, कुछ नया चीज नहीं है, बराबर, समझा मैं जो बताया, बराबर याद रहेगा। कौन लाइट को घुमा सकता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास कैसा कार्बन हो? कायरल कार्बन। कोई कायरल बोलता है, कोई चायरल बोलता है, कोई चिराल बोलता है, एक ही मतलब है, कायरल, बराबर। आगे फोर्थ पॉइंट पढ़ो, फोर्थ पॉइंट, द इनैंशियोमर विच रोटेट। ये इनैंशियोमर, अरे ऑप्टिकल आइसोमर दिखाने वाला आइसोमर ना, द आइसोमर या फिर द ऑप्टिकल आइसोमर या फिर द इनैंशियोमर, बराबर, ऐसा हो सकता है। आगे, विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट मतलब क्लॉकवाइज इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो आइसोमर। यही बताया था तुमको, नया कुछ नहीं बताया, समझा? डेक्स्ट्रो मतलब डी शॉर्ट फॉर्म में। आगे, एंड वाइल द अदर, दूसरा कोई आइसोमर, वो बीकर से निकाला, कोई दूसरा आइसोमर उसमें डाला है, अब वो लाइट को कहां घुमाएगा? लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उसको नाम क्या देंगे? लेवो आइसोमर, बराबर। तो पढ़ लो कहां गया, एंड वाइल द अदर विच रोटेट्स द टुवर्ड्स लेफ्ट इज कॉल्ड एज लेवो आइसोमर। ये जो आइसोमर दिखाई दे रहा है ये डेक्स्ट्रो है। ये क्या है? अगर ये सॉल्यूशन में इसमें डालू बीकर में, तो बताओ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहां घुमाएगा? वो राइट, क्योंकि वो डेक्स्ट्रो है। अगर मैं लेवो डाल दूं इसके अंदर, बीकर के अंदर, तो लेफ्ट में घुमा देगा उसको, बराबर। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिख रहे हैं यहाँ पे, COEN3, EN मालूम है, इथेनिन डायमाइन, बराबर, और 3+ का चार्ज ऐसा दिख रहा है। अब ये चेक करो, जब मैं इसको मिरर के सामने रखिएगा, सामने ऐसा मिरर है, बराबर, मिरर के सामने इसको रखा है, तो इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा, देखो, बराबर ना। अरे जो हॉरिजॉन्टली है ये आके देखो ऐसा आ जाएगा ना, ये दिखाई दे रहा है, ऐसा आ जाएगा, और ये जो ऐसा है वो आके इधर ऐसा आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है क्या? अरे मिरर के सामने उल्टा हो जाता है ना, समझा ना। इसलिए एम्बुलेंस पे लिखा हुआ चीज उल्टा रहता है, एम्बुलेंस पे जो लिखा हुआ रहता है वो उल्टा। क्यों? एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, कोई आगे है, किसका मिरर है, तो वो उल्टा चीज यहाँ पे सीधा दिखाई देगा और वो फटाक से उसको रास्ता देगा। समझा? नहीं मालूम ये चीज? समझा ना कैसा है? अरे मिरर के सामने उल्टा दिखता है ना, सब कुछ चीज सब उल्टा दिखता है, मालूम है? तुम लोग कुछ समझो, बुक लो, बुक पे कुछ भी लिख दो, कोई एक नाम वगैरह लिख दो और उसको मिरर के सामने लिखो, उसको उल्टा दिखेगा तुमको वहां पे ना, उल्टा दिखाई देगा तुमको वो, ऐसा है। तो ये दिख रहा है, ये इसका नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है, बराबर ना। हाँ, समझा? याद रहेगा ऑप्टिकल आइसोमर की कौन सा स्ट्रक्चर है? ऑक्टाहेड्रल ना, याद रखो, शायद तुमको इसमें बताया नहीं ना अभी तक। एक, हाँ इधर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर सिर्फ कहां देखते, कौन से ज्योमेट्री में देखने मिलता है तुमको? स्क्वायर, प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल। ऑप्टिकल आइसोमर किस में देखने मिलेगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, समझा? बराबर, पढ़ लो जरा, पॉइंट पढ़ो ये। अच्छा ये देख लो क्या है, COEN थ्राइस, बराबर। मैं तुमको जाते थे पूरा नाम भी याद कराता है, किधर क्या क्या करने का है, बराबर। समझा क्या है? COEN थ्राइस, EN का मतलब याद रखो, डायग्राम तो बनाने आ जाएगा, डायग्राम कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसा डायग्राम इधर बनाया, बराबर मिरर समझ के उधर बनाओ डायग्राम, बराबर ना, ऐसा। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स था? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 दिखाई दे रहा है, वर्ड कितना एरो देखो ना, 6 एरो ना, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, बराबर। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ऑक्टाहेड्रल ही आता है ना, बराबर। आगे कुछ ऐसा भी हमारे पास आइसोमर है जो सिस भी दिखाता है, दिख रहा है, सिस ट्रांस भी दिखाएगा और ऑप्टिकल भी दिखाता है। पढ़ो जरा, पॉइंट पढ़ो, क्या नया क्वेश्चन है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टिंग एज बोथ ज्योमेट्रिकल, देखो ज्योमेट्रिकल दिखाए, ज्योमेट्रिकल मतलब सिस ट्रांस दिखाएगा, बराबर, और साथ में वो ऑप्टिकल भी दिखाता है। एंड क्या पढ़ रहे, समझ में आया? कि पहले क्वेश्चन समझो। हम लोग ऐसा कॉम्प्लेक्स पढ़ने जा रहे हैं जो सिस और ट्रांस आइसोमर ऐसा दिखाएगा, दिख रहा है, साथ में ऑप्टिकल भी दिखाएगा, समझा? चलो आते हैं, पढ़ो ये एग्जांपल पढ़ो, क्या है? PtCl2 En ट्वाइस और +2 का चार्ज है ना। हाँ, in this type of complex only the cis isomer exists as a pair of enantiomer, बराबर, pair of enantiomer, बराबर। अब बताओ, देखो ध्यान दो, मैंने क्या बताया? मैंने बोला कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है
जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी दिखाएगा और ऑप्टिकल भी दिखाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल वाला जो चीज आइसोमर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर सिर्फ तब दिखा सकता है जब वो सिस हो, सिस। अरे ज्योमेट्रिकल में दो आता है ना, सिस भी आता है। मैं बोल रहा है ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखा सकता है या फिर इनैंशियोमर नहीं दिखा सकता है, सिर्फ सिस आइसोमर ही क्या दिखा सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर। समझा पॉइंट? एक बार फिर से पढ़ो, इन दिस वाला पॉइंट पढ़ो। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ओनली सिस आइसोमर एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ, पेयर होता है ना इनैंशियोमर का जोड़ी में, बराबर? समझ में आ रहा है? हाँ, तो सिर्फ सिस ही क्या दिखाएगा, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब ये इनैंशियोमर ना। हाँ चलो, तो जरा देखो ये PtCl2En ट्वाइस, अरे ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो सिस होता है ना, इधर खाली इसके जगह पे Pt आ गया, देखो कोबाल्ट के जगह पे, बराबर ना? हाँ, क्या ये एडजेसेंट साइड है? क्या ये एडजेसेंट है? बराबर ना? सिस में आ गया, सिस है ना? सिस है कि ट्रांस है? सिस है। अगर इसको मैं मिरर के सामने रखूं तो ये दिख रहा है, ये जो Cl दिख रहा है ऐसा Cl, ये घूम जाएगा ऐसा, ये ऐसा देखो ऐसा आ जाएगा, बराबर? तो ये क्या ऑप्टिकल आइसोमर दिखा रहा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अरे मिरर के सामने तो दिखाएगा, बराबर ना? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है। डी क्या रिप्रेजेंट करता है? वो डेक्स्ट्रो है। अगर ये सॉल्यूशन मैंने बीकर में डाला तो ये लाइट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहां घुमा देगा, राइट में ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बराबर? समझा? अगर मैं इसको डाल दिया, दिख रहा है एल लिखा है मैंने, एल मतलब लेवो है, अगर ये सॉल्यूशन को मैंने इसमें डाल दिया तो वो लाइट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझा? एग्जाम्पल में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम, और कुछ नहीं, बाकी तो समझ में आ रहा है तुमको, बराबर? ठीक है, सिस है ना ये, सिस आइसोमर। चलो और नीचे जरा देखो क्या है, ट्रांस। ट्रांस देखो, ट्रांस का स्ट्रक्चर बराबर है। अरे सिस ट्रांस समझ में आ गया तुमको अभी? अगर अपोजिट साइड में दिखा तो वो ट्रांस रहता है, बराबर? ट्रांस आइसोमर के देखो, इसको मैंने मिरर के सामने रखा है क्या? नहीं, क्योंकि वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाई नहीं सकता है, बराबर? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सिर्फ कौन दिखा सकता है? सिस। ज्योमेट्रिकल के अंदर सिर्फ कौन दिखाएगा? सिस दिखाएगा, ट्रांस नहीं दिखा सकता। इसके लिए पॉइंट पढ़ो जरा बाजू में। अच्छा ये अलग पॉइंट है, वो उससे पॉइंट नहीं है, ये अलग एक पॉइंट है। कितना इसमें समझो, इसको फर्स्ट पॉइंट देते हैं, ये सेकेंड, ये थर्ड ट्रांस बना है, ये फोर्थ। ये पढ़ो जरा फोर्थ पॉइंट, स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो इनैंशियोमर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस दे हैव मिरर प्लेन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप मैं पूरा क्लियर करता, जरा ध्यान दो। देखो सिस आइसोमेरिज्म और ट्रांस आइसोमेरिज्म सिर्फ दो ही ज्योमेट्री दिखाता है। कौन सा बताओ? पहला ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनार, दूसरा ऑक्टा। लेकिन इनैंशियोमर या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाता है? ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनार नहीं दिखाता है, वही पॉइंट है, स्क्वायर प्लेनार नहीं दिखाता है, वही पॉइंट है। पढ़ो एक बार फिर से, स्क्वायर प्लेनार डू नॉट शो इनैंशियोमर, नहीं दिखा सकता है। रीजन है उसका, उसके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखो ना यहाँ पे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तोड़ो, इक्वल इक्वल पार्ट मिलेगा देखो तुमको, NH3Cl ऊपर NH3Cl नीचे भी मिलेगा तुमको, है ना? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री समझ आता है ना, आजू बाजू सेम सेम पार्ट रहता है। और क्या उसके पास, और वो एक मिरर के प्लेन में आ जाएगा डायरेक्ट, स्क्वायर ना, स्क्वायर प्लेनार ना, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट स्क्वायर प्लेनार है। तो दो रीजन है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, उसका रीजन याद रखो। पहला रीजन क्या है? मिरर के सामने और दिख रहा है, हैव अ प्लेन मिरर, बराबर? सिंस दे हैव अ मिरर प्लेन, मिरर प्लेन ना, मिरर के जैसा मिरर रखेंगे उसी के प्लेन में तुम्हारा वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर ऐसा दिखाई देगा ना, ये है ना स्क्वायर प्लेनर, ये समझो तो रेक्टेंगल हो गया बीच में यहाँ से ऐसा, इसको मिरर के सामने रख देंगे, बराबर? मिरर प्लेन में आ गया ना, तो मिरर प्लेन में आ गया, बराबर? मिरर प्लेन ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा रीजन क्या है उसका? उसके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बराबर? दो रीजन याद रखो, बराबर? आंसर दो जरा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाता है? पूरा बोलो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाता है? सिस ट्रांस दिखाता है, मतलब ज्योमेट्रिकल दिखाता है, और ऑप्टिकल भी दिखाएगा, याद रखो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो दोनों टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखाता है, मतलब इन शॉर्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखाता है वो, बराबर ना? अरे सिस ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल, और ऑप्टिकल भी तो दिखाया ना उसने, मतलब इन शॉर्ट वो स्टीरियो दिखा रहा है, समझ में आ रहा है? और स्क्वायर प्लेनर क्या दिखाता है? सिर्फ सिस ट्रांस, सिस ट्रांस मतलब सिर्फ ज्योमेट्रिकल दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा, समझा? बोलो समझा है क्या? हाँ, अब ये दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म दिख रहा है, हम लोग ने ये पढ़ लिया पूरा, याद है क्या तुमको? वो बोलो जरा क्या बताया था?
आइसोमेरिज्म का दो टाइप, स्टीरियो और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल, वो अभी तक पढ़ा है नहीं है? मैंने तुमको स्टीरियो ही पढ़ा है। स्टीरियो में दो टाइप है, ज्योमेट्रिकल का दूसरा नाम डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल या फिर इनैंशियबल। ज्योमेट्रिकल या फिर डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म का भी दो टाइप है, सिस और ट्रांस। मैं जो बोल रहा हूँ सब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पहले सिखा दिया, यही पढ़ा है ना, अभी तक ये सिखाया भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अभी तक नहीं हुआ है, वो पूरा हो भी नहीं पाएगा, लेक्चर में कोई जगह नहीं होता बराबर। इसमें चार टाइप आता है ना, अरे इसमें चार है, याद है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल, अब जरा बताओ, देखते याद है कि नहीं? चार बताओ। पहला क्या? लिंकेज, सेकेंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड आयनाइजेशन, सॉल्वेट। चार होता है बराबर, देखो लिखा है लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन और सॉल्वेट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब, तो दो ही हो पाएगा यहाँ पे तो बराबर। चलो पढ़ते हैं, क्या है पढ़ो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बराबर नाम में ही है कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट रहेगा वहाँ पे ना। हाँ आगे, इसका दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, आइसोमर। चलो पढ़ते, स्टार्ट करो, पढ़ो। स्ट्रक्चरल आइसोमर पोसेस डिफरेंट लिंकेज। हाँ इधर बहुत इंपॉर्टेंट, याद है इधर पढ़ा था अपन ने? नहीं किधर तो लिंकेज इधर पढ़ा था, स्टीरियो में। क्या सेम था, क्या अलग अलग था? लिंकेज सेम था, लेकिन अरेंजमेंट इधर पढ़ो, पढ़ो एक बार फिर से पढ़ लो, भूल गए शायद तुम लोग। स्टीरियो आइसोमर हैव सेम लिंकेज अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, हाउएवर द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस आर, अरेंजमेंट अलग है, लिंकेज इधर क्या है, इधर पढ़ो। लिंकेज स्ट्रक्चर आइसोमर प्रोसेस डिफरेंट, उल्टा है, डिफरेंट लिंकेज। आगे अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम एंड हैव देयर केमिकल फॉर्मूले टू बी सेम। समझा? याद रखेगा इधर क्या है, इधर लिंकेज अलग अलग है, इधर लिंकेज सेम था और अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग अलग था। ये याद रखो, ऐसा पॉइंट याद रखते हैं बना। चलो तो पढ़ते हैं, इसमें चार आता है ना, लिंकेज, आगे आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, सॉल्वेट। कोऑर्डिनेशन सॉल्वेट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, अभी सिर्फ दो ही करते हैं। चलो लिंकेज पढ़ते हैं, नाम में बहुत इजी है लिंकेज। चलो पढ़ो, देखो क्या है। एक मिनट रुक जाओ, पहले बता दूं तो ज्यादा इजी रहेगा। लिंकेज नाम में लिंक ना, बराबर। अगर एक तुमको याद है क्या एम्बीडेंटेड लिगैंड, याद है? उसमें दो ऐसा डोनर एटम रहता है जो मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। एक दो एग्जांपल भी याद कराया था, HCN और NO2। NO2 ना, NO2 तो याद है? NO2 में कौन कौन बॉन्ड बना सकता है बताओ? N या फिर O, याद है ना? इधर वो, इधर देखो NO2 दिखाई दे रहा है, NO2। जरा एक कॉम्प्लेक्स को देखो, पढ़ो मत कुछ भी, पढ़ने से कोई मतलब। इधर देखो NO2 को देखो और बताओ ये कॉम्प्लेक्स को देख के कि ये NO2 में से किसने ये कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाया रहेगा? नाइट्रोजन बनाया रहेगा, क्योंकि वो पहले लिखा हुआ है, बराबर ना? तो ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया रहेगा ना कोबाल्ट के साथ, बराबर है ना? हाँ, इसको याद है, कल मैं इधर टेबल बनाया था, इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसको नाइट्रिटो बोलते हैं, याद है? अलग था ना, याद है? ONO था, याद है? अब इधर देखो ना, अरे NO2 वो भी NO2 है, लेकिन पहले कौन आया? मतलब O बॉन्ड बना, O भी तो बॉन्ड बना सकता है, वो बॉन्ड बना सकता है, उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, बराबर। तो O कोबाल्ट के साथ दिख रहा है, लिंकेज अलग अलग है, समझा? लिंकेज अलग अलग ना, तभी तो उसको बोल रहे हैं लिंकेज आइसोमर। समझा? एग्जांपल सब समझ में आता है, पढ़ो पढ़ो। This isomer are formed when the ligand has the two different donor atom। इसका मतलब ही है क्या, कौन सा लिगैंड? एम्बीडेंटेड ना, याद है ना? एम्बीडेंटेड लिगैंड्स ना। अरे ये उसका मतलब ही डिफाइन ही हो गया, समझो बरा, डिफाइन ही हो गया। आगे नेक्स्ट, इट कोऑर्डिनेट्स टू द मेटल वाया डिफरेंट डोनर एटम। दो जगह से कोऑर्डिनेट कर सकता है, अरे N से भी सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, और क्या है? और O से भी कर सकता है, दो ऑप्शन है। थर्ड पॉइंट, thus the nitrite ion NO2 minus having two donor atom, दो है, एक नाइट्रोजन है और खुद, और दूसरा ऑक्सीजन। एग्जांपल तुम्हारे सामने ना। नेक्स्ट पढ़ो, फोर्थ, द नाइट्रो कॉम्प्लेक्स है, ये नाइट्रो कॉम्प्लेक्स ये है। नाइट्रो कॉम्प्लेक्स में ये क्या बोला है? हाँ अच्छा, ब्रैकेट लगा मेरे को, CO ना। CO बॉन्ड किससे बना रहा था? N से कि O से? N से ना, N से ना। CON बॉन्ड रहेगा। पहले वाले केस में CON का बॉन्ड है, तुमको मालूम है। सेकंड वाले केस में CO और O का बॉन्ड है। ये क्या है? सिंपल है, हार्ड नहीं है चैप्टर। अब आगे पढ़ते हैं, फोर्थ वाला पॉइंट फिर से पढ़ो। द नाइट्रो कॉम्प्लेक्स हैव CON बॉन्ड एंड द नाइट्रिटो ना, दूसरा नहीं, ONO को अलग नाम दिया था ना मैंने कल, नाइट्रिटो ना, नाइट्रिटो कॉम्प्लेक्स। दूसरा
इज लिंक थ्रू, कैसा लिंक है, CO के साथ O अटैच है, मतलब बॉन्ड, दिस आर लिंकेज, इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमर। इजी ना, ये आइसोमर बहुत इजी है, समझा, ये भी इजी था, खाली याद रखना पड़ेगा बस तुमको, हर एक में एक एग्जांपल याद करो, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो डिफाइन बहुत इजी है इसका, समझा। प्रॉब्लम किधर आ रहा है, वो स्ट्रक्चर में आ रहा है, स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा, प्रॉब्लम आएगा तुमको याद रखने में ना वो सब एग्जांपल, एक एग्जांपल हर एक में याद रखो। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा आइसोमर, आयनाइजेशन ना, ये वाला आयनाइजेशन। चलो पढ़ते हैं, नाम बहुत देखो, नाम में ही आयनाइजेशन आइसोमर। देखो एग्जांपल सिखाता है, एग्जांपल सबसे इजी समझ में आता है। SO4 इधर है, इधर Br है, बताओ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में SO4 और Br में से कौन है, कौन सा स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, कुछ और नाम बोलते हैं। आयनाइजेशन स्फीयर में कौन है, Br है, बराबर, समझ में आ रहा है क्या, बोलो कौन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और Br किधर है, इधर देखो जरा, इधर देखो, अब बताओ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन है इसमें, और आयनाइजेशन स्फीयर में, इसको ही बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर, समझा, समझा क्या, अरे देखो ना चेंज नहीं हो गया ऐसा, समझा, अरे हुआ, ये अलग चीज है, ये अलग है, अंदर हुआ नहीं ऐसा, समझा, अलग अलग एग्जांपल है वो, समझा, पढ़ो पॉइंट पढ़ो। आयनाइजेशन आइसोमर इन्वॉल्व एक्सचेंज, अब इसका मतलब ये मत समझना कि ये यहां से बाहर आ गया, ये इधर से इधर आ गया, अलग अलग एग्जांपल है वो, समझा, आ ही नहीं सकता बाहर। अरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिसोसिएट नहीं होता है, बताया था ना, डबल सॉल्ट रहेगा तो होता है, डबल सॉल्ट रहेगा तो होता है ना। एग्जांपल बताओ, नाम बताओ डबल सॉल्ट का एग्जांपल, मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट डबल सॉल्ट का एग्जांपल है, कल पढ़ाया था। अनदर नेम फेरस अमोनियम सल्फेट, कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसके पास, 6, अगर याद रहेगा तुमको, ये सब याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो ये जो दो एग्जांपल है, ये किसका एग्जांपल है, आयनाइजेशन आइसोमर का एग्जांपल है, बराबर है। अब अगर मुझे इसको डिसोसिएट करने का है, क्या लगता है तुमको, अलग अलग आयंस मिलेगा क्या अलग सेम सेम मिलेगा, अलग मिलेगा, ये SO4 बाहर नहीं आ सकता, इधर Br बाहर जाएगा ना, और दूसरे वाले केस में Br अंदर रहेगा और SO4, देखो दो अलग अलग आयन मिला ना, समझा। लास्ट वन पढ़ लो, दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन आयनाइजेशन गिव्स डिफरेंट आयन, अलग अलग आयन, दिख रहा है कि दिख रहा है सेम सेम ऐसा ना, लेकिन देगा अलग अलग आयन, क्योंकि एक तो आयन तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वो बाहर आ ही नहीं सकता है, समझ में आ रहा है। एक लेक्चर और लगेगा खत्म, एक लेक्चर आधा ही लेक्चर, इधर ही बोर्ड पे आधे में खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है, बस एक बाकी सिर्फ VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बस चैप्टर खत्म, और इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं है, समझा, समझ में आया।